cineinc.com। शोध कार्य को लेकर जो उत्साह था वह पकड़ इस कदर मजबूत कर रखी थी मेरी पब्लिसिटी होगी। बहुत रंग देखे कुछ तो 2 कैमरे हैं। जब आप कहेंगे तो शुरू कर दो। जब हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में एंट्री ली तो वहाँ हिंदी के संदर्भ में जो कुछ थे बस डॉक्टर नगेंद्र थे और था उनका प्रभामंडल, अभिधा और लक्षणा दोनों अर्थों में। वे गर्मियों में मुर्शिदाबादी सिल्क का सलवटहीन सफ़ेद कुर्ता और धोती पहनकर आते थे और सर्दियों में चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी। उनके दमकते गेहूं रंग के माथे पर कभी कभी बालों की एक लट झूल आती थी। वे कला संकाय के गलियारों में मंथर गति से ख़ास लय में एक एक कदम तोल तोल कर रखते हुए चलते थे। उनके पूरे व्यक्तित्व पर सायास अर्जित शालीनता और मार्दव का ऐसा खोल चढ़ा रहता था जो उनके प्रति आकर्षित तो करता ही था, देखने वाले को आतंकित भी करता था। वे अकेले कम ही निकलते थे। प्राय उनके अगल बगल अधीनस्थों या फिर खुशामदियों की एक जोड़ी कुछ घिघियाती सी मुद्रा में उनके मुख से झरते वचनामृत का पान करती चलती दिखाई देती थी। जिधर से वे निकलते लोग रास्ता छोड़कर दाएं बाएं हो जाया करते। उनके दोनों हाथ अक्सर पीठ के पीछे एक दूसरे से आबद्ध रहते या फिर एक हाथ में अगर कोई किताब कॉपी होती तो दूसरा सहज झूलता हुआ चलता था। ठीक अलग अनुभव दिनकर जी के साथ हुआ। मेरी उनसे भेंट दद्दा के घर में एक आध बार हो चुकी थी। उनका कुरुक्षेत्र पाठ्यक्रम में निर्धारित था। मैंने उन्हें एकल काव्य पाठ और विद्यार्थियों से बातचीत के लिए आमंत्रित किया फ़ोन से। वे बड़ी सहजता से राज़ी हो गए, शर्त इतनी कि उन्हें लाने के लिए किसी को भेज दूं। डॉक्टर नगेंद्र से मैंने चर्चा की, सुनकर वे गंभीर हो गए। बस इतना ही कहा, किसी लड़की को अकेले मत भेज देना उन्हें लाने के लिए। मैंने व्याख्या कराना ज़रूरी नहीं समझा, बस लड़की को दफ्तर के एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ भेज दिया। दिनकर जी आए, वही भरे हॉल में। उन दिनों वे कविता पाठ में भी स्टार की ही हैसियत रखते थे। उन्होंने पहले मंच से कुछ कविताएं सुनाई, फिर सहसा बोले, भाई श्रोताओं से इतनी दूर से बात नहीं बनती, नीचे व्यवस्था कराओ। मैंने नीचे कुर्सियां लगवानी शुरू की तो उन्होंने टोका, अरे कुर्सियां नहीं, बीचों बीच एक मेज़ डलवा दो। उनकी आज्ञा का पालन किया गया। स्टेज के नीचे बीचों बीच मेज़ पर वे पालथी मारकर विराजमान हो गए। बुलंद आवाज़ में बड़ी देर तक कविता पाठ करते रहे। वाणी उनकी बड़ी ओजस्वी थी। बिना माइक के भी पूरे हॉल में उनकी आवाज़ गूंजती थी। श्रोता निहाल। उनका वशीकरण ऐसा चला कि वह अनुभव बड़े दिनों तक यादगार होकर रह गया। उस समय तक सस्वर कविता वाचन की परंपरा निश्शेष नहीं हुई थी। छंद से मुक्ति हुई तो गंभीर रचनाएं सुनने की नहीं, पढ़ने की चीज़ होकर रह गई और सुनने सुनाने का रिश्ता एक ख़ास किस्म की अदाकारी से हो गया, जिसके सहारे तमाम हल्की रचनाएं और उनके अदाकार बाजार पर हावी होते चले गए। नामवर सिंह उस समय बेकारी के लंबे दौर से गुजर रहे थे। सागर विश्वविद्यालय छोड़े 4 साल से अधिक समय हो चुका था, पर बात कहीं बन नहीं रही थी। शायद एक के बाद एक क्रमशः काशी और सागर से उनका निष्कासन आड़े आ रहा था। काशी उन्हें 1958 में चुनाव लड़ने के कारण छोड़ना पड़ा और सागर से निकाले जाने के अजब से कारणों का जिक्र किया करते थे लोग दबी ज़बान से, पर उनकी लोकप्रियता में इन बातों से कोई अंतर नहीं आया था। वे गाहे बगाए दिल्ली आने लगे। मेरी जानकारी में ज़्यादातर विश्वनाथ त्रिपाठी के और कभी कभार देवीशंकर अवस्थी के घर ठहरते। ठहरना भी क्या, अपना झोला भर सामान मेज़बान के यहाँ रख कर निकलते तो बकौल देवीशंकर अवस्थी वे तभी लौटते जब कपड़े मैले हो जाते और उनकी धुलाई ज़रूरी। वे कब कहाँ है इसका ठीक ठीक पता उनके मेज़बानों को भी नहीं रहता था। विश्वनाथ त्रिपाठी उस समय मॉडल टाउन में दूसरी मंजिल पर
2 कमरों के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। घर उनकी छोटी सी गृहस्थी का काम चलाने लायक काफ़ी था, पर उसमें कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो गुरु स्थानीय हो तो उसे यथासंभव सुख सुविधा से रखने में भार तो पड़ता ही होगा। पर उन्हें कोई कष्ट न हो, त्रिपाठी दंपति भरसक इसकी व्यवस्था करते। और नामवर जी, उनके बारे में श्रीमती त्रिपाठी का कहना था कि उनसे ज़्यादा सुविधाजनक मेहमान की कल्पना नहीं की जा सकती थी। वे बड़े नामालूम तरीके से अपने मेज़बान की छोटी सी गृहस्थी में ऐसे खप जाते थे कि उनका होना किसी को अखरता नहीं था। यह बात अलग थी कि उनके रहने से त्रिपाठी जी के घर में उनसे मिलने के लिए आने जाने वालों की संख्या में खासी वृद्धि हो जाती थी। हो सकता है वह साहित्यिक चहल पहल उस उम्र में उन्हें रास ही आती हो। असलियत पर रोशनी वही डाल सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित पूरी प्रक्रिया के कर्णधार भारत जी रहते थे। डॉक्टर साहब ने उनकी गर्दन पर अपनी पकड़ इस कदर मजबूत कर रखी थी कि भारत जी से छुड़ाते नहीं बन रहा था। उधर समान धर्मा रचनाकारों का दबाव, भारत जी की जान सांसत में आ गई। उनके साथ मेरी मुसीबत भी इस अर्थ में बढ़ गई कि डॉक्टर साहब अपने अहम के कारण उनसे सीधे बात करने के बजाय मुझे माध्यम बनाते थे। उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि वे जिस बात को ठान लेते उसे पूरा करने को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर पूरा करके दम लेते थे। नामवर जी को भी इस बात की भनक लग गई थी कि भारत जी डॉक्टर नगेंद्र के दबाव में हैं और जो हो रहा है उसकी हवा नहीं लगने दे रहे हैं किसी को भी। उधर डॉक्टर नगेंद्र को इस बात की जानकारी भी हो गई कि नामवर सिंह मुक्तिबोध के पक्ष में उनके विरुद्ध सक्रिय हैं। कुल मिलाकर नतीजा यह हुआ कि मोर्चे कुछ इस कदर तन गए कि अंततः भारत जी से कुछ करते नहीं बना। बेहद विवश, लगभग रुआंसे से होते हुए उन्होंने अपनी ईमानदारी को स्थगित कर पुरस्कार का फैसला डॉक्टर नगेंद्र के पक्ष में करा दिया। पर इस पूरे घटनाचक्र में बड़े महारथी कहे समझे जाने वाले विद्वानों के चेहरों से ईमानदारी का मुखौटा उतरते देखा है मैंने। बहुत सहानुभूति हुई मुझे भारत जी से। अपनी एक छोटी सी भूल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। नतीजा यह हुआ कि उनके मन में शोध कार्य को लेकर जो उत्साह था वह भंग हो गया और इस पूरे प्रसंग से डॉक्टर नगेंद्र और नामवर जी के संबंधों में भी गहरी दरार पड़ गई, इस हद तक कि वे हम लोगों के साथ उनके मेल जोल पर भी एतराज़ करने लगे। इस स्थिति से लाभ उठाने की नीयत से उनके खुशामदियों ने मुखबिरी और चुगलखोरी का दायित्व ओढ़ लिया और पूरा वातावरण अजब ढंग से लुका छिपी के दांव पेचों से बजबजाने लगा। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जब दिल्ली आए 1964 में तो निमित्त था मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग में मन्नू की नियुक्ति बतौर लेक्चरर। उससे पहले कलकत्ता में वे जिस आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उसमें यह नियुक्ति, वह भी बिना किसी की पैरवी के, जाहिर है मन्नू को बहुत रास आई। राजेंद्र उनके पति होने की हैसियत से दिल्ली के बाशिंदे हुए। जानते उन्हें भी सब थे, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत करने वाली तिकड़ी के सदस्य के रूप में। पर खुद उनकी हैसियत वहाँ भी अपने 2 शातिर दिमाग मित्रों मोहन राकेश और कमलेश्वर के बीच लगभग पिछलगुए वाली थी। वे दिल्ली के विश्वविद्यालयी समाज के बीच भी शुरू में काफ़ी गुपचुप रहते थे। मन्नू की सहज उच्छलता की तुलना में उस समय उनकी जिंदा दिली प्राय दबी ढकी सी थी। मित्रों के बीच खुलकर बोलने और ठहाका लगाने में भी उन्हें कुछ झिझक सी होती थी। धीरे धीरे वे खुलने लगे। मन्नू के ठलुआ पति की भूमिका से निजात पाने के लिए उन्होंने मन ही मन अक्षर प्रकाशन खोलने की योजना बनाई। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए उन्होंने कलकत्ते के मित्रों का सहारा लिया। कुछ समय बाद मन्नू के दूर के संबंधी गौतम नवलखा को शामिल कर लिया। लेखक मित्रों के प्रकाशनार्थी नवोदित लेखकों के सामने शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखा। मांग बहुत बड़ी नहीं थी, मात्र 5,000 प्रति शेयर, पर उस समय राजेंद्र यादव भरोसे लायक नहीं लगते थे। मेरे सामने प्रस्ताव अजित कुमार के माध्यम से आया। एक टीप के साथ बड़े मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा, राजेंद्र ने हमसे कहा है तो हम प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं। पैसा डूब डाब जाए तो आप हमसे कुछ ना कहिएगा। मेरी प्रतिक्रिया हुई, मरवाने को हम ही मिले।
उन दिनों 5,000 बहुत बड़ी नहीं तो कुछ छोटी रकम भी नहीं मानी जाती थी। राजेंद्र का रंग ढंग भी भरोसा करने लायक नहीं लगता था। सो बात आई गई हो गई, पर राजेंद्र जी धुन के पक्के। उन्होंने जवाहर चौधरी का साथ लिया प्रकाशन का व्यावहारिक पक्ष देखने के लिए। शायद ये ज़रूरी था। दोनों की पार्टनरशिप में अक्षर प्रकाशन की नींव पड़ी। स्वभावतः आरंभिक वर्षों में बड़ी अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और राजेंद्र यादव ने अपने विवेक और साहित्यिक संपर्क से अच्छी संख्या में लेखकों को अपने साथ जोड़ लिया। माल रोड में रहने से साहित्यकारों के साथ हमारे संबंधों में भी इजाफा हो गया। अजित स्नेह, राजेंद्र मन्नू और भारत भूषण बिंदु की तिकड़ी की चर्चा मैं कर चुकी हूँ। उनके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में अन्य विषयों के विद्वानों से भी मेल जोल बढ़ चला। उस समय मॉडल टाउन हिंदी साहित्य और पत्रकारिता से जुड़े तमाम लोगों का रिहायशी क्षेत्र था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तो अजित कुमार के बगलगीर पड़ोसी थे ही। उनके अलावा रामदर्श मिश्र, उदय भानु मिश्र, रमेश गौड़, शमशेर बहादुर सिंह, देवी शंकर अवस्थी, विश्वनाथ त्रिपाठी, आग्नेय जैसे हर कद काठी और मानसिकता के तमाम लोग उसी इलाके में बसे थे। शाम होते ही वहाँ अलग अलग लोगों के घरों में छोटी बड़ी गप गोष्ठियाँ जम जाती थीं और शहर भर की अच्छी बुरी खबरों, बहस मुबाहिसों का बाज़ार गर्म हो जाता था। विश्वविद्यालय से जुड़े भी तमाम लोग वहाँ रहते थे। डॉक्टर सावित्री सिन्हा को एकाधिक लोगों ने उनकी गैर जानकारी में अपना खबरी बना रखा था। डॉक्टर नगेंद्र प्राय शाम को उनके यहाँ चक्कर लगाते थे। अपना भविष्य साधने की दृष्टि से जो बात लोगों को डॉक्टर साहब तक पहुँचानी होती थी वह बड़ी होशियारी से श्रीमती सिन्हा के कान में डाल देते थे। वे कान की कच्ची तो थी ही, ऐसी धूर्तताओं को समझ पाने की चालाकी भी उनमें नहीं थी। इसलिए काफ़ी समय तक उनके अनजाने ही लोग अपनी पदोन्नति का रास्ता उनके माध्यम से बनाते रहे। किसको किस रूप में कितनी सफलता मिली या नहीं मिली, इस बात की चर्चा अब प्रासंगिक है। प्रासंगिक सिर्फ इतना है कि डॉक्टर नगेंद्र से सीधे जो बात कहने की हिम्मत लोगों में नहीं होती थी, उन्हें उन तक पहुंचाने का रास्ता डॉक्टर सिन्हा के घर से होकर जाने लगा। हम लोग अजित कुमार के अलावा प्राय किसी और के घर नहीं जाते थे। यह बात अलग है कि मेरे वहाँ पहुँचते ही सर्वेश्वर जी 10 मिनट के भीतर वहाँ नामूद हो जाते थे। एक बार मेरे पूछने पर उन्होंने खुलासा किया कि मेरी पहुँच की जानकारी उन्हें अजित कुमार की खिड़की से उन तक पहुँचती मेरी हंसी की आवाज़ से हो जाती है। सर्वेश्वर जी ने काफ़ी समय बाद बताया कि उन्होंने मेरी हंसी पर एक कविता लिखी थी, जो उनके वायदा करने पर भी सुनने का अवसर मुझे नहीं मिला। साहित्य कर्मियों की यह पीढ़ी नए रचनाकारों की थी। इनकी सोहबत का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि साहित्य की नई प्रवृत्तियों, रचनाओं और गतिविधियों से मेरा जीवंत संपर्क बना रहा। छोटे भाई यानी सर्वेश्वर जी इत्तफाक से अजित कुमार के बगलगीर पड़ोसी हुआ करते थे। एक दिन अजित जी के घर पर उन्होंने बातचीत के दौरान अचानक प्रश्न किया, आप कभी अज्ञे जी को क्यों नहीं बुलाती काव्य पाठ करने के लिए? मैंने सहज भाव से उत्तर दिया, मैंने सुना है कि वे तो कहीं आते जाते ही नहीं ऐसे आयोजनों में। जवाब में सर्वेश्वर जी ने मुझे आश्वस्त करके उन्हें लाने की जिम्मेदारी खुद ले ली। बाद में पता लगा कि छोटे भाई ने उन दिनों बड़े भाई को मंचों पर सुलभ कराने का अभियान चला रखा था, क्योंकि काफ़ी दिन नखरा दिखाने के बाद अज्ञे जी की समझ में ये बात आ गई थी कि इस चक्कर में वे धीरे धीरे अलभ्य नहीं अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। लोगों ने उन्हें आमंत्रित करना ही छोड़ दिया। इस अप्रत्याशित स्थिति में उन्हें पुनः मंच प्रतिष्ठित करने की जिम्मेदारी सर्वेश्वर जी ने ले ली थी। आश्वासन के अनुरूप काव्य गोष्ठी की तारीख और कवि तय हो गए। अज्ञे जी की अध्यक्षता में शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और अजित कुमार के काव्य पाठ की योजना बनी। नियत तिथि और समय पर हाल में श्रोता और आमंत्रित सभी कवि उपस्थित, पर अध्यक्ष गायब। 15 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद फ़ोन किया गया। घर और ऑफिस दोनों जगह उनका कहीं कोई पता नहीं था। घर से किसी ने इतना ही कहा, घर से निकले तो काफ़ी समय हो गया है, अगर कहा है तो पहुंच ही रहे होंगे। इस जवाब से कोई सहायता नहीं मिलने वाली थी। मोबाइल का ज़माना नहीं था। प्रतीक्षा करते करते जब लगभग 45 मिनट के करीब हो गए और श्रोताओं में खलबली मचने लगी, तो मैंने धीरे से शमशेर जी से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया।
वे भीरू इंसान इस प्रस्ताव से ही घबरा गए। बोले, थोड़ी देर और देख लेते। मैंने अपनी मजबूरी बताई। शमशेर जी, मुझे डर है कि ये लड़कियां बेचैन हो रही हैं, कहीं हॉल खाली ना कर जाएं। भाई के रौब के मारे हुए शमशेर जी बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। लगभग 1 घंटा हो चुका था। वे सकचाते हुए अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सहसा हॉल के प्रवेश द्वार पर अज्ञे जी की भव्य आकृति प्रकट हुई। वे मंथर गति से आए, बिना कोई सफाई दिए या पछतावा जताए अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। गोष्ठी तो संपन्न हो गई, राजी खुशी, बिना किसी झंझट के। बाद में धीरे से आमंत्रित कवियों ने बताया कि आयोजनों में निर्धारित समय के बाद देर से आना अज्ञे जी की अदा है, ताकि श्रोताओं की जिज्ञासा और बेकली अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाए और उसके बाद बड़े शाही अंदाज में मौके पर उनकी एंट्री हो। निश्चय ही यह बड़ी मारक योजना थी, क्योंकि उनके इंतज़ार में आकुल व्याकुल होते भिनभिनाए श्रोतागण उनके प्रकट होते ही सहसा स्तब्ध हो गए। मंत्रमुग्ध से उनके सम्मान में उनकी कदम ताल के साथ पंक्ति दर पंक्ति खड़े होते चले गए। उनकी उपस्थिति बड़ी गरिमापूर्ण होती थी। यही उनके प्रतिस्पर्धियों और समान धर्मियों की दुखती रग थी और अनुगतों के लिए सम्मोहिनी। Cineinc.com